नमस्कार, मैं विकास पचौरी। आज आप और मेरी तरह इस पृथ्वी पर कई करोड़ लोग हैं और सबकी अपनी अपनी सुख दुख की अलग अलग कहानियाँ भी हैं। कुछ कहानियाँ दुनिया के सामने आकर वायरल हो जाती हैं और कुछ गुमनामी की चादर ओढ़े चुपचाप सोई रहती हैं। ऐसी ही एक गुमनाम कहानी आज हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शमशाबाद तहसील के एक छोटे से गांव पीपल खेड़ा में रहने वाले अतिश गुप्ता की है। ये कहानी इसलिए आज तक सामने नहीं आ पाई क्योंकि इस कहानी को बनाकर दिखाकर अतिश गुप्ता से ना तो किसी को माया मिलेगी, क्योंकि अतिश गुप्ता एक गरीब परिवार से हैं, और ना ही कोई यह चटकारेदार खबर है जिसे परोस के मीडिया को ठीक ठाक टीआरपी मिल सके, बल्कि यह तो एक मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें अतिश का हंसता खेलता जीवन अंधकारमय हो गया है। आज अतिश जिंदा तो है, लेकिन अतिश के सारे सपने मर चुके हैं। उस अतिश को अपने माँ बाप का सहारा बनना था, लेकिन आज वो खुद अपने माँ बाप के सहारे है। हम सब रोजाना दिन रात दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन अतिश के जीवन में दिन और रात एक ही है। घोर अंधकार छाया हुआ है अतिश के जीवन में, और इसी अंधकार के साथ इस दुनिया के छोटे से कोने में अतिश अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो आइए मिलते हैं अतिश से और समझते हैं कि खूबसूरत और होनहार अतिश के अच्छे खासे जीवन को इस घोर अंधकार में ढकेलने के लिए कौन जिम्मेदार रहा। नमस्कार अतिश। नमस्ते सर जी। बैठिए बैठिए बैठिए। जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक है जी। हमारा नाम विकास पचौरी है, हम विदिशा से आए हैं। जी सर। जी। और आपके इस समस्या के बारे में बातचीत करने, आपके जीवन के बारे में बातचीत करने, जी थे। आपके सपनों के बारे में बातचीत करने, जी, ये सारी बातें चीतें आपसे हम आज करना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू। कहाँ से शुरू करें बातचीत, आप ही बताइए। सर जहाँ से आप चालू करना चाहें। मैं तो मेरी तो जीवन की रेखा ही कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो अब मैं तो बीच में ऐसा हुआ तो समझ में कुछ नरिया सपने सब कुछ मेरे तो चूर हो गए सर। हमारे बाद का कोई गुजार कोवर का है, ऐसी जिंदगी से तो मुक्ति मिल जाए, हम तो जे चाहते तो जा की मुक्ति भी हो जाए, हमारी भी हो जाए। का जिंदगी जे कोई जिंदगी है क्या? जबरदस्ती के जी जाए एक दो बार तो जी मतलब जाते अगरबत्ती बेच हुई तो गिर पड़ो है गड्ढों में, खूब गहरे में तो खूब निशान पड़ रहा है। घर में भी कभी कभी चलते चलते पलंग से टकरा जाए। अब लगे तो है अपन धक्का सुमनो का मजबूरी कछु अपन कर नहीं सकते। बाके धक्का ठेव लगे है तो अपन जी मतलब खराब हो जाता है, अपनी छाती में धक्का लगे। हर बात में परेशान हम होता है। दुख अपन का कह नहीं, शब्द नहीं बना सकें का कौन से दुख का शब्द हम बयान करें। दुख तो बहुत है और भी बहुत कछु थी मन में कि चलो जी बड़े होकर जे करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। कि हम चारों तरफ से बिल्कुल बर्बाद हो गए। जो हम करते थे वो काम भी हमारा बंद हो गया, और आज तक हम इतने परेशान हैं कि अब कुछ पूछो मत। कहाँ से तो हमें ईश्वर पूर्ति कर रही है, कंट्रोल से थोड़ा बहुत नाज मिल जाता है, उससे हमारा सहारा चलता रहता है। लगे रहते हैं, कुछ इसका पैसा आ जाता है, उसमें से खर्चा कर देते हैं वो 600 रुपये जो सरकार देती है, और 600 हमें वृद्ध अवस्था के मिलने लगे। मैं इससे ही हमारा गुजर बसर चलता रहता है। कभी कभी अचानक मेरे कानों की आवाज़
बिल्कुल सुनाई नहीं देती। कभी कभी अब मुझे ऐसे झटके आते हैं कि कुछ भी सुनाई नहीं देता और अपना दिमाग भी सुन्न हो जाता है। जैसे रास्ते पे खड़ा हूँ तो ये पता नहीं चलता कि किधर जाना है मुझे। सर जी डॉक्टर साहब ने ऐसी दवाएं दी कि ये निपुंसक भी हो गया। अगर हम इसकी व्यवस्था शादी आदि की बनाते कि चलो भाई कैसी तो मिलती लंगड़ी लूली या एक आँख से, तो इसका परिवार बनता, लेकिन इसका परिवार भी नहीं बना। वो ऐसे ऐसे डोज दिए गए ऐसे दवाओं के कि ये निपुंसक हो गया। तो अब उसके विषय में भी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हालत मम्मी बताती हैं कि इतनी ख़राब हो गई थी कि पीछे से मैं गलने लगा था तो मुझे ट्यूब पर सुलाते थे, 2 ट्यूब पर, और रोज़ वो आते डॉक्टर लोग इलाज करने तो मैं गलने लगा तो रोज़ कैंची से काट देते, पाउडर डाल देते कि सर कुछ मैं करता तो मेरे लिए आगे का जीवन बनता, नहीं तो यहीं पे समाप्त कर दो भगवान। कुछ नहीं है मेरे पास तो मेरा भी परिवार होता, कुछ होता और मैं आगे जीने की उम्मीद रखता। और माँ बाप हैं, अभी तो जी रहा हूँ, माँ बाप के बाद कहाँ क्या करूँगा। सभी यादें आती हैं, उन्हीं को ही सोचता रहता हूँ मैं। बाजार में जैसे कि मैं बाजार के दिन दुकान भी लगाता था और स्कूल में जब तक साइटेड रहा मैं हमेशा मॉनिटर रहा और क्रिकेट वगैरह दोस्तों के साथ खेलने जाता, छत पे बैठ के बच्चों की क्लास लगाता, ट्यूशन जैसे पढ़ाता बच्चों को, सब कुछ करता था मैं। ये रामायण पढ़ने मंदिर गया था तो वहाँ पे इसकी तबीयत खराब हो गई। इसी गांव में ठीक है। तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब को दिखाया हमने, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब गुप्ता जी को घर बुला के। तो वो बोले कि आप भी पीपल खेड़ा में, ठीक है। वो बोले कि आप विदिशा ले जाओ इसे। तो हम विदिशा ले गए। विदिशा में जाके इसे भर्ती करने के बाद में इसका उपचार सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद में फिर इनका इलाज चालू किया राधे श्याम जी डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर राधे श्याम जी, डॉक्टर राधे श्याम जी शर्मा। अब कुछ दिन बाद गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। हाँ सरकारी डॉक्टर थे। ठीक है। तो उनने इसका इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के बाद में इसकी स्थिति ऐसी हो गई 8-15 रोज में कि इसे आँख से कम दिखने लगा। उनके इलाज के बाद ठीक है। तो हमने उनसे बोला साहब इसे कम दिख रही है। हम कुछ बोलते हैं तो कहता है मुझे नहीं दिख रही है पापा जी। तो कहने लगे वो ये दवाएं ले आओ। तो हम वो दवाएं दे देते थे उन्हें। हमने उनसे कहा भी कि आप अगर नहीं कर पा रहे साहब तो और दूसरी जगह का लिख दो। कहला नहीं वो तो सब हो जाएगा। फिर माया सक्सेना जी थी, हमें किसी ने बताया कहला नेत्र की वो हैं, आँख की, आई की। तो उन्हें बताया कहला अब आप मुझे बार बार परेशान मत करो, वो तो डॉक्टर साहब का इलाज चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद में बागरेचा साहब आए 1 महीने बाद। जब 1 महीना ये भर्ती रहा, बागरेचा साहब ने उन्हें अपने हिसाब से कुछ कहा डॉक्टर साहब से इंग्लिश में, डांटा। हमें ऐसा लगा कि जी कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं इन्हें। तो फिर बागरेचा साहब मुझसे बोले कि आप इसे कहाँ ले जा सकते हो। तो मैंने कहा साहब अब कहाँ ले जाएंगे, जो कुछ पैसे थे वो तो हमारे खत्म हो गए। कहला ठीक है आप इसे ग्वालियर ले जाओ। तो तब इसकी 100% आँख, मतलब विदिशा हॉस्पिटल में इसकी नेत्र ज्योति चली गई थी। विदिशा हॉस्पिटल में इसकी नेत्र जब आप इसको भर्ती करने वहाँ पहुँचे थे तब आँखें थी? तब बिल्कुल था? नहीं, पूरा बिल्कुल क्लियर दिखता। तब उम्र क्या थी इनकी? तब उम्र जो 9th में पढ़ता था। अच्छा, 16 साल की थी। नवीं तक पढ़ चुके? जी, 9वीं तक इसने नवीं में पढ़ रही है। अब इसके बाद में ग्वालियर लेके पहुंच गया। ग्वालियर में इलाज चला। इलाज करने के बाद में वो डॉक्टर साहब जी बोले कहला भाई
अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, मैं दवाएं लिख दिया करूँगा 14 रोज बाद। अतीश गुप्ता जी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। जब मैंने इनको एग्ज़ामिन किया तो इनके आई में कोई विज़न नहीं था, यानी इनका विज़न नो परसेप्शन ऑफ लाइट था, जिसे हम कहते हैं टोटल ब्लाइंड। जब मैंने इनको डिटेल में एग्ज़ामिन किया, सारे इनके इन्वेस्टिगेशंस किए, डायलेट करके इनका रेटिना एग्ज़ामिन किया, तब मैं फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंची कि इनको दोनों आइज़ में टोटल ऑप्टिक एट्रोफी है, जिसका मतलब होता है कि हमारी आँख की जो मेन नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, वो टोटल इनकी सूख चुकी है एक तरह से, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये टोटल ब्लाइंड हो चुके हैं। जब इनके हम हिस्ट्री पर गई मैं, तो मुझे पता चला कि इनको एक समय पर ये हॉस्पिटलाइज रहे थे काफ़ी लंबे समय तक किसी बीमारी की वजह से। तो शायद उस समय ही इनकी वो बीमारी जो भी रही वो शायद कहीं ना कहीं मिस डायग्नोज हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनका विजन जाता गया, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती गई और टोटल ऑप्टिक एट्रोफी में चली गई। या दूसरी पॉसिबिलिटी मैं ये भी समझ सकती हूँ कि मे बी कुछ ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारे ऑप्टिक नर्व को टॉक्सिसिटी करती हैं, डैमेज करती हैं। तो वो हाई डोज में वो मेडिसिन इनकी चली बीमारी के इलाज के लिए, और वो ड्रग्स कहीं ना कहीं इनके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके स्लोली टोटल उसकी नर्व को डैमेज करके एट्रोफी में कर दिया। सो आज मैं इनको एग्ज़ामिन करके ये समझ सकती हूँ कि ये टोटल ब्लाइंड हो गए, और ये मेरे लिए, इनके परिवार के लिए और हम सभी के लिए ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है, दुखद बात है कि आज अतीश जी को अपने आगे की ज़िंदगी इस अंधेरेपन में ही गुजारनी। इस पूरे वीडियो को देखकर अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि अतीश के दृष्टिहीन होने के लिए वह डॉक्टर जिम्मेदार हैं जिन्होंने अतीश का इलाज किया। मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि अतीश के परिवार से डॉक्टर की कोई पुरानी दुश्मनी तो थी नहीं ना, और फिर जानबूझकर तो कोई डॉक्टर किसी भी मरीज का गलत इलाज नहीं करता है। यहाँ पर आप गहराई में जाकर सोचेंगे तो महसूस करेंगे कि अतीश के दृष्टिहीन होने के लिए आप, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तब उन्हें प्रैक्टिकल के लिए पार्थिव शरीर की ज़रूरत होती है, मतलब कि डेड बॉडी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे भारत देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और ये उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि हम और आप कभी भी नेत्रदान या देहदान के विषय में सोचते भी नहीं हैं और करते भी नहीं हैं। तो डॉक्टर अधूरी पढ़ाई करके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इलाज शुरू करते हैं और जीवित मरीजों पर प्रैक्टिकल करके अपनी डॉक्टरी को सीखते हैं। बस इसी प्रैक्टिकल का नतीजा या तो मरीज की मौत होता है या अतीश जैसा दृष्टिहीन जीवन। आज देश में इन झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से शरीर में हुए दुष्परिणामों के कारण करोड़ों अतीश जैसे व्यक्ति अपना दुख और परेशानी भरा जीवन जी रहे हैं या जान से हाथ धो रहे हैं। आज आप और हम अतीश पर रहम खाकर सब कुछ दे सकते हैं, पर उसके जीवन के लिए जो सबसे जरूरी है वो नेत्र ज्योति हम नहीं दे सकते। आइए हम देहदान और नेत्रदान के लिए अंतर्मन से विचार करें, ताकि हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान उन्नत हो सके और अतीश गुप्ता की तरह हम सब गलत इलाज से बचें, जीते जी मौत के आगोश में जाने से बचें, घिसट कर अपनी जिंदगी को जीने से बचें। तो यह ढेर सारे सपने और विचार थे अतीश गुप्ता के और उनके परिवार के। यदि आपके मन में भी ऐसे कुछ विचार हैं जो आप आज तक प्रकट नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे माध्यम से जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हाँ, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगले प्रोग्राम की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रखे।